हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यू नो वेल, ही वाज द सेकंड राइटली गाइडेड कैलिफ फ्रॉम 23rd August 634 CE टिल 3rd November 644। ठीक है। तो 23 अगस्त, दैट वाज 634, जब आपका रूल स्टार्ट हुआ। और आप तकरीबन 10 साल और 73 डेज, 10 years, और इट कंटिन्यू टिल 3rd November और 644 CE। या रफली आप ये कह सकते हैं कि आपकी खिलाफत 634 CE से लेके 644 CE तक रही। तो इज इट क्लियर कि आपकी खिलाफत कब से कब तक थी? यस सर। तो आप इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिलेटेड, तो आप उसके स्टार्ट में बता सकते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड राइटली गाइडेड कैलिफ हु रिमेन खलीफा और द रूलर और द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा फ्रॉम 23rd August 634 CE टिल 3rd November 644 AD और CE। और अगर इस्लामिक इसमें बात करें, डेट की बात करें, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 22nd जमादियुल सानी, जमाद जमाद सानी, और दैट वाज 13th AH, यानी 13 हिजरी। 22 जमादियुल सानी 13 हिजरी से आपकी खिलाफत शुरू हुई। और 26 जुल हज्जा, 26 जुल हज्जा या जुल हज, और 23 AH, दैट वाज हिज खिलाफत पीरियड। तो इस्लामी डेट के मुताबिक 22 जमादी सानी 13 हिजरी से लेके 26 जुल हज 23 हिजरी, ये आपकी खिलाफत का टाइम पीरियड था। तो इट इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ द मुस्लिम खिलाफा, क्योंकि खिलाफत इस दौर में अपनी पीक पर पहुंच गई, और हर लिहाज से इट वाज द बेस्ट पीरियड। हम आज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट हिज एक्सपेंशन, हिज रूल, और बाकी चीजों के बारे में भी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 2017 का क्वेश्चन आ रहा है कि उमर रज़ी ताला अन्हु मेड several administrative reforms during his 10 years of caliphate. Write an account of at least 5 of them and say how these reforms helped make his rule so admirable. यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिफॉर्म है, उनमें से एटलीस्ट 5 रिफॉर्म्स को डिटेल के साथ डिस्कस करें और बताएं कि क्यों इन रिफॉर्म्स की वजह से आपका जो टाइम पीरियड था उसको गोल्डन एरा कहते हैं, या वो रिमार्केबल पीरियड था इस्लामिक हिस्ट्री का। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। और इसका भी देखते हैं, विच इन योर ओपिनियन वाज उमर्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी एज अ कैलिफ। तो ये भी इसका भी पार्ट हो सकता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एज अ कैलिफ आपको सबसे बड़ी क्वालिटी क्या नजर आती है। सो जो मेरा फॉर एनी ऑफ द क्वालिटीज, आप उनकी जस्टिस की बात कर सकते हैं, आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं, आपके उनके के मिलिट्री लीडर होने की बात कर सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह देखेंगे बाद में, पहले इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपने देखा, इसके अलावा जो है सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग में आ सकता है। या आपके साथ और क्वेश्चन आ रहा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु's caliphate is regarded as the golden era in Islamic history. Write an account of how Umar ruled during his 10 years of caliphate. तो इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें भी उन्होंने पूछा है कि आपकी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी एज अ कैलिफ। इससे पिछले वाले बी पार्ट में था कि आपकी बेहतरीन क्वालिटी क्या थी। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके ख्याल में क्या थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और एक और क्वेश्चन आप देखिए कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स
put in place by Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हु during his caliphate. तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन पे। और इसमें भी है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफेट इज रिगार्डेड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। तो आपके ख्याल में क्यों गोल्डन पीरियड इसको कहा जाता है? तो क्वेश्चंस आर क्लियर कि हाउ अ क्वेश्चन कैन बी रिगार्डिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है? ओके। इससे पहले हमने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में भी बात की थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बात की थी। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप था, उसकी बुनियाद थी, वो उन्होंने रख दी थी। उसी बुनियाद पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक्सपेंशन को भी कंटिन्यू किया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसी फाउंडेशन पे कंटिन्यू किया जिस फाउंडेशन पे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी फाउंडेशन बना चुके थे, बुनियाद रख चुके थे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को फिर देखेंगे एंड पे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा इस पे बात करेंगे। देन यू सी कि हाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड। सो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइम पीरियड, इसे गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। 10 साल का टाइम पीरियड था ये, 10 साल का पूरा डिकेड था। और इस टाइम पीरियड में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट या मोस्ट सुपर पावर्स, मोस्ट पावरफुल नेशंस या एम्पायर्स कह सकते हैं उस जमाने की, द रोमन एम्पायर एंड द पर्शियन एम्पायर, इन दोनों का डाउनफॉल हुआ। इन दोनों को मुस्लिम्स ने, इन दोनों के बहुत से इलाके इस्लामिक खिलाफत में शामिल कर लिए। तो जहां जहां पे भी मुस्लिम खिलाफत एक्सपैंड एक्सपैंड हुई, रोमन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में, वहां पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कायम किया। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और आपके बहुत सारे, आपके रिफॉर्म्स, आपके बहुत सारे रूल्स आज भी अप्लाई किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने जो अलाउंसेस का सिस्टम शुरू किया, आपने पुलिस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, तो उसमें हम आगे बात करेंगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे इस्लामिक खिलाफत अरेबिया से बाहर निकलकर पूरे पर्शियन एम्पायर का इलाका और रोमन एम्पायर का बजंटीनियन एम्पायर, बजंटाइन जो था, वो पूरा इलाका मुस्लिम खिलाफत में शामिल हो गया। तो इससे ही पता चलता है कि खिलाफत जो थी वो बहुत ही वास्ट एरिया पे थी। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मैनेजमेंट थी, वो किसी छोटे मोटे इलाके में नहीं बल्कि तकरीबन 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 3 बड़े आजमों के करीब फैली हुई थी। जब एक और इम्पोर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि जिन इलाकों में खिलाफत एक्सटेंड हुई थी, वहाँ के लोगों ने इस्लाम को बहुत ही खुशी के साथ कबूल किया था। और उनका ये ख्याल था कि मुस्लिम्स दे आर देयर सेवियर्स फ्रॉम टायरनी एंड इनजस्टिस। तो खिलाफत से पहले इन इलाकों में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जिन इलाकों में रूल कर रही थी, वहाँ पे इनजस्टिस था, वहाँ पे टायरनी थी, वहाँ पे लोग परेशान थे और वहाँ पे जुल्म सितम ऑपरेशन था। जी आपने लिखा है कि बैतुल माल, बिल्कुल ठीक है। बैतुल माल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के टाइम पे था, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको, उसमें रिफॉर्म्स की। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। बिल्कुल ठीक है। आर्मी को भी आपने मॉडिफाई किया और सैलरीज शुरू कराए, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की, दोनों बातें आपने ठीक कही हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत जो है उन इलाकों पे कायम हुई जहाँ पे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर की हुकूमत थी। और उनके एरा में इनजस्टिस थी, टायरनी था, और वहाँ पे लोग खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम को वेलकम किया। इस्लाम की इक्वालिटी, जस्टिस के कॉन्सेप्ट की वजह से, पीस मेंटेन करने की वजह से, इक्वालिटी की वजह से, सो इस्लाम के जो ये प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल्स को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने भी फॉलो किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी उन्हीं को इस तरह फॉलो किया। तो इसी वजह से खिलाफत जो थी वो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का जो टाइम पीरियड था वो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जस्टिस, इक्वालिटी और इस्लामिक लॉ को इस्टेब्लिश किया। तो हम खासतौर पर ये देखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुराइयों को ख़त्म करने के लिए,
ایول کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ انہوں نے میجرز لیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بہت ہی اسٹرکٹ انداز سے انہوں نے برائیوں کو ختم کرنے پر ایسی تمام چیزوں کو جو کہ اسلام میں منع ہے، شراب ہو گئی، جوا ہو گئی، یا اور اس طرح کی برائیاں، ان کو آپ نے ختم کرنے پہ خاص طور پہ آپ نے توجہ دی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص کوالٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو پہچان لیتے تھے کہ کس شخص کو کس جاب میں کس پوزیشن پہ لگانا ہے۔ تو لوگوں کو پہچاننا، دیٹ واز اے گریٹ کوالٹی آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ہر کام کے لیے بہترین شخص کو جو اویلیبل ہوتا تھا اس کو سلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لوگوں کو پہچانتے تھے، اور جس شخص سے بات کرتے تھوڑی بہت گفتگو کر کے آپ اندازہ لگا لیتے کہ یہ بندہ کتنا ایکسپرٹ ہے، اور اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کو کہاں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ سو دیٹ واز اے گریٹ کوالٹی آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مردم شراز تھے، لوگوں کو پہچاننے کا ان کو ملکہ تھا، ہنر تھا، اور ہر شخص کو جس سے وہ ملتے اس کو تھوڑی بہت گفتگو کرنے کے بعد پہچان لیتے۔ تو اس کوالٹی کو انہوں نے استعمال کیا اپنی خلافت میں، اپنی ایڈمنسٹریشن میں، کہ آپ نے بہترین لوگوں کو چوز کیا جو کہ ان جابس کے لیے جن کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کے لیے تھے۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپوائنٹمنٹ کرتے، کسی کو گورنر بناتے یا کسی اور ایڈمنسٹریٹو آفس کے لیے کسی کو چوز کرتے، تو آپ خود بھی اس کو جج کرتے، اور اپنے صحابہ اپنے ساتھ جو آپ کے قریب لوگ تھے، مجلس شورا کے جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، ان سے بھی مشورہ کرتے، اور ہر ایک کے اوپینین کو ویلیو دیتے، اور ان کے لوگوں کی اوپینین کی، مجلس شورا کی اوپینین کی آپ رسپیکٹ کرتے۔ سو آپ نے ہمیشہ بہترین لوگوں کو چوز کیا۔ اچھا، اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ایسے لوگوں کو چوز کیا جائے جو کہ سنسیئر ہوں، آنےسٹ ہوں، اچھے مسلمان ہوں، اور ان کو جو پاور دی گئی خلافت کی طرف سے، اور ان کے پاس جو اتھارٹی ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے، زیادہ تر جو ایڈمنسٹریٹرز تھے، انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، اور اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر، کوئی گورنر، اگر ان کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تبدیل کر دیتے، اور کسی اور کو اس کی جگہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے لوگوں کو تبدیل کرنے کی بجائے گورنر کو تبدیل کرنا زیادہ آسان ہے۔ اگر گورنر سے لوگوں کو شکایت ہوتی تو آپ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے اور گورنرز کو تبدیل کر دیتے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پراپر جو عہدے تھے، جو پوزیشنز تھیں، ان کو آپ نے ڈیوائز کیا، آپ نے لوگوں کو ان کے عہدوں کا تعین کیا، لوگوں کے لیے آفیسز کا تعین کیا، رینکس کا تعین کیا، اور ہر عہدے کے لیے، ہر رینک کے لیے آپ نے جو رسپانسبلٹیز تھے ان کے ڈاکومنٹس تیار کروائے، اور کوئی بھی صحابی، کوئی بھی تابعی، یا کوئی بھی شخص ان کے خلافت میں اگر کسی عہدے پہ اپوائنٹ کیا جاتا اس کو، تو اس کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی تھی وہ باقاعدہ اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لکھا جاتا، اس میں رائٹس، آبلیگیشنز، ان تمام چیزوں کو ڈاکومنٹڈ کیا جاتا۔ سو ہر شخص کا جو بھی اپوائنٹ ہوتے، گورنر یا ایڈمنسٹریٹر، ہم آگے دیکھیں گے کہ کون کون سے آفیسز تھے۔ تو کسی بھی آفس کے لیے کسی بھی شخص کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو ریٹن ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا تھا، اور جس علاقے میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ گورنمنٹ کے آفیسرز جاتے، اور وہاں کے لوگوں کے سامنے پڑھ کے بتاتے کہ یہ شخص جو ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، آج سے اپنے عہدہ سنبھالیں گے، ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، یہ رائٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ان کے جتنے بھی اثاثے ہوتے، ایسٹس ہوتے، ان کو ریکارڈ کیا جاتا، اور جب اس شخص کا عہدہ ختم ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھا جاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے بڑھائے ہوں، یا انہوں نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو مس یوز کیا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص خلافت کے دور میں اگر کسی گورنمنٹ پوزیشن پہ کام کرتا تھا تو اس کے لیے بزنس کرنا، گفٹس لینا، یا کسی بھی طرح سے کوئی پروفٹ لینا
माना था, he had to just survive on the salary provided by the government. तो पर्सनल बेनिफिट को हर अंदाज से रोका गया कि कोई भी शख्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम न करे। तो जहां भी कोई ऑफिसर अपॉइंट होता, कोई गवर्नर अपॉइंट होता, तो रिटन डॉक्यूमेंट उसको दिया जाता और वो वर्ड बाय वर्ड उस डॉक्यूमेंट को लोगों के सामने पढ़ता, और ही वाज बाउंड टू फॉलो दैट। तो पब्लिक गैदरिंग के सामने हर ऑफिसर की जिम्मेदारी जो है वो पढ़ के सुनाई जाती। वो शख्स खुद पढ़ के सुनाता कि मैं गवर्नर हूँ या मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और मस्जिद वाज द सेंटर एट दैट टाइम। तो हर इलाके की जामे मस्जिद में जब भी किसी शख्स का अपॉइंटमेंट होता, वो वहां पे जाता और वहां पे सबके सामने अपने फराइज की बात और जो डॉक्यूमेंट था वो पढ़ के सुनाता। जिसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स पर, अपने जो गवर्नर्स थे उन पर आपने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ताकि वो अच्छे अंदाज से काम कर सके। तो इससे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अकाउंटेबिलिटी नजर आती है कि किस तरह वो गवर्नर्स को अकाउंटेबल बनाते थे कि गवर्नर्स अच्छे अंदाज से काम करें। तो कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि जो गवर्नर्स थे वो बहुत अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकते थे, फाइन क्लोथ यानी बेहतरीन लिबास नहीं पहन सकते थे। उनको नॉर्मल लिबास पहनना होता था ड्यूरिंग देयर ऑफिस, ताकि लोगों को ये ना लगे कि दे आर सुपीरियर और दे आर रिच और दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास। तो गवर्नर के लिए जरूरी था, आमिलीन के लिए, तमाम ऑफिसर्स के लिए ये जरूरी था कि वो आम लोगों जैसे कपड़े पहने, ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना उनको अलाउ नहीं था। इसी तरह फाइन फ्लोर जो ज्यादा अच्छा आर्ट होता है, जो कि अमीर लोग इस्तेमाल करते थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अलाउ नहीं था। यानी बिल्कुल आवाम की तरह उनको रहना था। और अपने डोर पर कोई गार्ड नहीं रख सकते थे। यानी एक्सेसिबिलिटी, यानी तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे वर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। कोई भी शख्स कभी भी चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात कर सकता था। तो चौथी बात ये थी कि कभी भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर कभी भी पब्लिक की बात को डिनाई नहीं कर सकता था, वो इनकार नहीं कर सकता था कि वो बिजी है या पर्सनल काम कर रहा है। कभी भी कोई भी शख्स अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता, तो उसके लिए जरूरी था कि ही मस्ट लिसन टू हिम। जहाँ खास तौर पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। तो करप्शन को आपने खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इकदाम किए। आपने अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट के जो हेड थे, मोहम्मद बिन मसलिमा, एक बड़े मशहूर सहाबी थे। तो उन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट का हेड बनाया। जब फर्दर हम ये भी देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसे उसकी एक कॉपी तो ऑफिसर को दी जाती थी, और उसकी कॉपी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी रखी जाती थी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर चीज को मेंटेन किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, हर चीज को आपने लिखवाया। और गवर्नमेंट ऑफिस में हर तरह का रिकॉर्ड रखा गया कि किसको कितनी मराद दी गई, किसको कितने अलाउंसेस दिए गए, और किसको कहाँ का गवर्नर बनाया गया। तो ईच एंड एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फर्दर हम ये देखते हैं कि जब किसी शख्स की ड्यूटी का टाइम पीरियड खत्म हो जाता था, यानी किसी को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया, तो जब उसकी मुयाद खत्म हो जाती, उसका टाइम पीरियड या टेन्योर खत्म हो जाता था, तो फिर गवर्नमेंट के का जो डिपार्टमेंट था, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट, वो एक कैटलॉग बनाता था। और उसमें उसके जितने भी एसेट्स थे उन सबको वहां पे मेंशन किया जाता था, और कंपेयर किया जाता था कि जब इसने ऑफिस ज्वाइन किया था तब इस बंदे के क्या असासे थे, और जब ऑफिस छोड़ रहा है तो इसके पास जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं, उनमें कितना इजाफा हुआ। सो इज दैट मैच टू हिज इनकम और नॉट। तो अकाउंटेबिलिटी दैट वाज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमिना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात हमें ये नजर आती है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आपने हर गवर्नर को, हर आमिल को, उसका कोई भी ओहदा हो, इस बात का आपने पाबंद किया था कि ही हैज टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ हज इन मक्का। हर साल हज के मौके पे हर शख्स को, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को हज के मौके पे मक्का आना होता था। और आपने ऐलान किया था कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो हज के मौके पे आकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मिल के शिकायत कर सकता था। तो तमाम तमाम ऑफिसर्स, तमाम आमिलीन, तमाम गवर्नर्स, उनके लिए ये जरूरी था कि हज के मौके पे मक्का आते और लोग उनके बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से बात करते, उनको बताते कि आर दे सेटिस्फाइड और नॉट। तो किसी के अगर ग्रीवेंसेस होते तो वो पब्लिकली हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मिल के अपने ग्रीवेंसेस बता सकते थे, और गवर्नर से वहां उस मौके पे पूछताछ भी की जा सकती थी। और अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला देखते कि द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, कोई गवर्नर होता या किसी भी पोजीशन पे कोई शख्स होता, अगर उसने जुर्म किया होता था, इस्लाम के खिलाफ काम किया होता था, इनजस्टिस किया होता था, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उसको पनिश भी करते थे और गवर्नर्स को हटा भी देते थे। So in that way, Hazrat Umar Azza Ta'ala he maintained a best system of accountability. यानी इससे पहले हमने ये देखा था कि आप बेहतरीन लोगों को चूज करते थे, और अब हमने ये देखा कि हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु उनको अकाउंटेबल भी बनाते थे। चूज करने के बाद उनको वहां भेज के उनसे ला ताल्लुक नहीं हो जाते थे, उनको भूल नहीं जाते थे, बल्कि उनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखते थे, और आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करते थे, और उनको उन पे नजर रखते थे, और आप इस बात को पॉसिबल बनाते थे कि किसी भी की तरह की जुल्म व ज्यादती या नाइंसाफी ना हो। तो इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस तरह का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहाँ तक आपको क्लियर है, आगे चले? यस सर। चले, देखिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे अंदाजा होगा कि आपको समझ आ रही है, या फिर अगर मेरी आवाज रुक जाए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो मुझे अंदाजा होता रहेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी अदालतें, फैसला करना और अदालतों का निज़ाम, जजेस। तो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मुल्क में इंसाफ हो रहा होता है तो लोग खुशहाल होते हैं, अमन व अमान कायम होता है। और जस्टिस के बगैर कोई भी खिलाफत, कोई भी स्टेट, कोई भी मुल्क, कोई भी छोटे से छोटा इवन इदारा सही से काम नहीं कर सकता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इम्पोर्टेंट मेजर लिया वो ये था कि आपने जुडिशरी को जुडिशरी को आपने एग्जीक्यूटिव से अलग किया। ठीक है, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज मेंट बाय कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव? तो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं और जुडिशरी तो चले अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होती हैं, जजेस होते हैं, ये पूरा सिस्टम होता है। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? आपके ख्याल में एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? जी, एनी आइडिया? सालार, राहिमा या जुनैरा, अजवा, आप बता सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव से क्या मुराद हो सकती है? या अरीब आप बताइए। देखिए एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस तरह गवर्नर्स हो गए ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट ये एग्जीक्यूटिव में आता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव को आपने जुडिशरी से अलग किया, दोनों को आपने सेपरेट कर दिया। इसका मतलब ये था कि किसी इलाके में कोई भी काजी, कोई भी जज जो है वो किसी को भी आंसरेबल नहीं था। वहाँ के गवर्नर को आंसरेबल नहीं था, वहाँ के पुलिस ऑफिसर को आंसरेबल नहीं था। जजेस जो थे वो डायरेक्टली हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को आंसरेबल थे, या फिर अगर चीफ जस्टिस थे मदीना के तो उनको आंसरेबल थे। यानी किसी जज को कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, चाहे वो गवर्नर हो या मिलिट्री ऑफिसर हो, मिलिट्री कमांडर हो, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी किसी भी जज को, छोटे से छोटे ओहदे पे काम करने वाले जज को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इस तरह जुडिशरी के डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती थी।
اور کوئی شخص کتنی بھی بڑے ایڈمنسٹریٹو رول پہ کیوں نہ ہو، وہ ملٹری کا کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، وہ پورے صوبے کا گورنر ہو، لیکن ہی واز آنسریبل ٹو کورٹ. کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج ان سب سے زیادہ سپیریئر ہوتا تھا، ان سب سے زیادہ پاورفل ہوتا تھا، اور وہ کسی شخص کو بھی اپنی عدالت میں بلا سکتا تھا. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ تھے، انہیں بھی عدالت میں بلایا گیا. تو سی ہاؤ دس سسٹم واز بیسڈ آن اکوالٹی، کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اور خلیفہ یا بڑے سے بڑا جو ہے ایڈمنسٹریٹر یا رولر، آل آف دیم دیور ایکول. تو از اٹ کلیئر؟ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ کس طرح جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو آپ نے الگ رکھا؟ چلے دیٹس گڈ. تو یہ بہت بڑا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، کہ آپ کی خلافت میں جوڈیشری اور ایگزیکٹو یہ دونوں الگ تھے. اور یہ بہت بعد تک رہا. ہمیشہ مسلمانوں کے گورنمنٹ میں، خلافت میں، ان کے رول میں ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو الگ رکھا گیا. پھر آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹس بنائی مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں، اور آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے ان کو آپ نے لائک پروونس قرار دیا، صوبہ قرار دیا. اور ہر صوبے میں آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹس بنائی، صوبے کو آپ نے ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا. اس میں ہم آگے بات کریں گے. تو آپ نے ہر علاقے میں کورٹس بنائی، اور جسٹس اور خاص طور پہ کرمنل offenses کو روکنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی، اور بہترین انداز سے آپ نے ملک میں امن قائم کیا. بہت ہی کم ٹائم میں پوری خلافت میں آپ نے امن قائم کر دیا. تو آپ جسٹس کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو سرکولر ایشو کیا اپنے ججز کو، اس میں آپ نے لکھا کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از این امپورٹنٹ ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. یو یعنی ججز، قاضیز شوڈ ٹریٹ آل پیپل alike. یعنی آپ لوگوں نے ہر بندے کو برابر سمجھنا ہے، ان اکارڈنگ فری ایکسیسیبلٹی. یعنی کوئی بھی شخص فریلی قاضی تک پہنچ سکے، یعنی جسٹس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پیشنٹ ہیئرنگ، یعنی جب آپ سنیں تو بہت ہی تحمل سے سنیں. اینڈ ڈسپینسنگ آف جسٹس، اور ہر صورت میں آپ نے جسٹس کرنا ہے. سو دیٹ دا ویک امنگ them may not despair of equity. یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ مایوس نہ ہو گورنمنٹ سے، اور اس کو گورنمنٹ پہ اعتماد ہو. اینڈ the influential may not build vain ہوپس ان یو. اور جو امیر لوگ ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، وہ آپ سے کوئی جھوٹی امید نہ باندھے. تو ہر شخص کو یہ اندازہ ہو کہ عدالتوں نے انصاف کرنا ہے، جسٹس ہوگا. تو آپ نے ہمیشہ جسٹس پہ کام رہنا ہے. پھر آپ نے کہا کہ the burden of proof shall be lie on the complaint. یعنی جو کمپلین کرے گا آپ نے اس سے کہنا ہے کہ وہ پروف لے کے آئے. And the burden of oath on the defendant. یہ اسلامک لا ہے کہ اگر کوئی شخص پروف لے کے آتا ہے تو that's fine. اگر کوئی شخص پروف لے کے نہیں آتا، پروف نہیں لا سکتا، تو جس کے خلاف کمپلین کی گئی ہے وہ پھر قسم اٹھائے گا کہ اس نے وہ کام نہیں کیا. So compromise between parties is permissible provided the term of the compromise don't make lawful what is Islamic as unlawful. یعنی compromise میں کہ ٹھیک ہے اگر پارٹیز compromise کر لیتی ہیں، لیکن اس compromise میں ایسا نہ ہو کہ ہم جو اسلام نے lawful کیا اس کو unlawful کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا جو unlawful کیا اس کو lawful کر دیں. یعنی اسلام کے قوانین کے مطابق رہتے ہوئے اگر پارٹیز compromise کر لیتی ہیں آپس میں تو it is fine. تو اس بات کی انہوں نے اجازت دی. تو یہ ان کا ڈاکومنٹ تھا جو کہ آپ نے قاضیوں کو لکھا، آپ نے ججز کو لکھا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ہی واز سو مچ کیئرفل اباؤٹ جسٹس، اکوالٹی، اور وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ عدالت کا رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسٹس کے حوالے سے. فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، اوپر ہم نے بات کی تھی ایڈمنسٹریشن کی، کہ گورنرز کو، عاملین کو سلیکٹ کرتے ہوئے حضرت عمر بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور بہترین لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے. اب ہم بات کریں جوڈیشری کی، تو جوڈیشری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کیئر کرتے تھے کہ ایسے شخص کو قاضی بنایا جائے جو کہ بہترین ہو، پایس ہو، آنےسٹ ہو، ٹھیک ہے، اور انٹیلیجنٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نالجبل ہو، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کے اندر پاور آف ڈیسیجن ہو، ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہو. اچھا، انہی چیزوں کا خیال آپ گورنر بناتے وقت بھی رکھتے تھے کہ آپ اس شخص کو گورنر بناتے جو زیادہ
ऑनेस्ट होता था, पायस होता था, और जो एक अच्छा मुसलमान होता था, उसको आप गवर्नर बनाते थे। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि आपके जो काजी थे उनमें हम इंपॉर्टेंट लोगों को देखते हैं, तो जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट काजी रहे। फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, ये आपके जज रहे, लाइक इम्पोर्टेंट, यानी आप इसको काजी उल कुज़ा कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट जज रहे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के। काजी शुरैह बड़े मशहूर हैं, ये आपके काजी उल कुज़ा रहे, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि जमील बिन अल अमर, ये एक बड़े मशहूर जज थे आपके। अबू मरियम हनफी, सलमा बिन रबिया, इमरान बिन हसीन, और अबू कुर्रा किंदी, ये मशहूर जजेस थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और उस जमाने के बेहतरीन लोग थे जो डिसीजन मेकिंग में बहुत शानदार थे, और इन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे जुडिशरी में काम किया। तो इन सहाबा कराम को और ताबईन को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ इलाकों में जज बना के भेजा। काजी शुरैह बड़े मशहूर हैं, उनके फैसले बड़े मशहूर हैं। तो वो काजी कुजार है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु काजी कुजार है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे। तो काजी कुजार होता है चीफ जस्टिस, यानी जो सुप्रीम या सबसे बड़े जज होते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रहे। तो यहाँ हमने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन का एक फीचर ये था कि आपने जुडिशरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जस्टिस में बहुत ज्यादा फोकस किया, और बेहतरीन लोगों को जज बनाया, और इंसाफ कायम किया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जस्टिस के हवाले से नॉन मुस्लिम्स में, तो ये नहीं क्वालिटीज की वजह वजह से था जो आपकी खिलाफत में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें नजर आती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खास तौर पे एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और आपने हर मस्जिद के साथ आपने एजुकेशन सेंटर, या आप उसको दरसगाह कहते हैं, वो आपने कायम की। मुख्तलिफ इलाकों में आपने बड़े बड़े एजुकेशनल सेंटर्स या यूनिवर्सिटीज बनाए। जैसे हम देखते हैं कि कूफा में आपने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, और वहां पे अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस यूनिवर्सिटी का हेड बना के भेजा। आपने कूफा के लोगों के नाम खत में लिखा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ऐसे शख्स हैं जिनकी मुझे यहाँ पे मदीना में ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के इलाके में नॉलेज प्रिवेल हो, इस्लाम फैले, आप इस्लाम को समझें, नॉलेज को प्रमोट करें। तो इसलिए मैं आपके इलाके में जो यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ उसका इनको मैं हेड बना के भेज रहा हूँ। तो इन दैट वे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर सूबे में, हर इलाके में नॉलेज को प्रमोट किया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर इलाके में आपने बनाए। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्रीचिंग के हवाले से भी बहुत काम किया, इस्लाम की प्रीचिंग के हवाले से। जहाँ जहाँ पे मुस्लिम ताजिर जाते थे, जहाँ जहाँ एक्सेसिबिलिटी थी, वहाँ आपने कुरान टीचर्स को भेजा, लोगों को इस्लाम सिखाया। तो आपने कुरान के नॉलेज को, कुरान की अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए आपने मिशनरीज को भेजा, और आपने मुख्तलिफ इलाकों में कुरान टीचर्स को भेजा। तो ये भी हमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के खास स्पेसिफिक आपकी हमें क्वालिटी नजर आती है। फिर हम ये देखते हैं कि आपने बहुत सारे स्कूल्स बनाए, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स में से। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि किस तरह वो एजुकेशन को प्रमोट करते थे, और कुरान टीचर्स को खास तौर पे आपने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया। हर इलाके में आपने कुरान टीचर्स भेजे जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद थे। इसी तरह मोबाइल स्कूल सिस्टम, यानी कुरान सिखाने वाले और टीचिंग को प्रमोट करने वाले लोगों को आपने ऐसा मोबाइल ट्यूटर मुख्तलिफ इलाकों में भेजा, जो कि वहाँ के इलाके के लोगों को सिखा के, पढ़ना लिखना सिखा के, कुरान सिखा के वहाँ से आगे दूसरे इलाके में चले जाते। और ख़ास तौर पे बेडुइन ट्राइब्स पे आपने बहुत काम किया कि उनको इस्लाम की तालीमात से अच्छे तरीके से रोशनास करा जा सके।
اچھا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ کچھ صورتوں کا انہوں نے کہا کہ یہ صورتیں یاد کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. تو آپ نے ایک حد رکھی کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن کی کچھ صورتوں کو یعنی کم از کم کچھ صورتوں کو یاد کرے گا. تو آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور وغیرہ، ان صورتوں کو آپ نے کمپلسری کرا دیا ایز اے سلیبس فار ایوری مسلم، تاکہ جو بیسک ٹیچنگس ہے اسلام کی وہ ہر ایک کو پتہ چل سکیں. اسی طرح پھر آپ نے عربک لینگویج کو، عربک گرامر کو، لٹریچر کو پروموٹ کیا ان سکولز میں، تاکہ مسلمان اچھے انداز سے قرآن کو سمجھ سکیں. تو قرآن کی سمجھ کو پروموٹ کرنے کے لیے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے ہر طرح سے کوششیں کی، عربک کو، لینگویج کو، گرامر کو. ٹھیک ہے. پھر اس طرح آپ نے قرآن کی میمورائزیشن کو بہت زیادہ انکریج کیا. اور آپ جو لوگ قرآن حفظ کرتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اس طرح کی بہت ساری جو کوالٹیز تھیں، یعنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹلی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ. سو دیٹ واز اے گولڈن ایرا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی قرآن کی پروموشن کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. اور دور دور تک، یہاں تک کہ چین میں اور انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، بہت بڑے علاقے میں قرآن کو آپ کے دور میں پھیلایا گیا. تو اس میں بہت سارے ٹیچرز تھے قرآن کے جو امپورٹنٹ تھے. جیسے عبداللہ ابن مسعود تھے، انہوں نے کوفہ میں قرآن کی تعلیم دی. اور اس سے کافی سارے نام آپ کو یہاں مل جائیں گے. معقل بن یسار ہے، اور عبداللہ ابن معقل ہے. تو یہ کافی سارے نام یہاں پہ آپ کو ملیں گے اس پیراگراف میں، کہ یہ امپورٹنٹ ٹیچرز تھے جنہوں نے قرآن کو اس دور میں پروموٹ کیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر میٹر کو قرآن سے سالو کیا جائے یا پھر حدیث سے سالو کیا جائے. تو یہ بھی کوالٹی تھی کہ ہمیشہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سپریم لا رکھا. کوئی بھی چیز قرآن و حدیث کے یا قرآن و سنت کے خلاف نہیں جانے دی. کوئی نئی سچویشن آتی تھی اس کو بھی قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ کے دور میں اسلام جو ہے وہ بہت دور دراز تک کے علاقوں میں پھیل گیا، جہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز تھے، ڈفرینٹ لینگویجز تھی، ہیبٹس وہاں کے لوگوں کی الگ تھی، ٹریڈیشنز الگ تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک کلچر کو، اسلامک سیولائزیشن کو پروموٹ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی. اور ان علاقوں میں بھی عربک لینگویج کو اور اسلام کی تعلیمات کو آپ نے پروموٹ کیا. لیکن آپ نے ظلم و زیادتی کی بنا پہ یا جبر کر کے کہیں بھی اسلام کو انفورس نہیں کیا، یا اسلامک کلچر کو آپ نے کہیں بھی انفورس کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جب چائنا میں اسلام پھیلا، تو وہاں پہ جو مسجد بنائی گئی اس میں عربک جو آرکیٹیکچر تھا اس کے مطابق نہیں بنائی گئی، بلکہ وہاں پہ چائنی انداز سے، جیسا چین کی عمارتیں ہوتی ہیں اس طرح کی عمارتیں بنائی گئی اور وہاں پہ مسجد قائم کی گئی. تو انہوں نے کسی خاص انداز کو، اسپیسیفک کلچر کو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسلام کے پرنسپلس کو ہمیشہ سربلند رکھنے کی کوشش کی. چناؤ بھی سی دا پولیٹیکل اینڈ سول ایڈمنسٹریشن، تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص بات یہ تھی، ان کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجر کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نے خلافت کو پروونسز میں ڈیوائڈ کیا. آپ نے صوبے میں ایڈمنسٹریٹو شامل، جس طرح آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ، یہ پروونسز تو نہیں تھے لیکن دیور ٹیریٹریز انکلوڈنگ دا اسلامک خلافہ. اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر صوبے کے لیے آپ نے ایک گورنر اپوائنٹ کیا، اور اس گورنر کو والی کہتے تھے. تو سب سے بڑی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ جو تھی ہر صوبے میں، وہ والی ہوتا تھا یا پروونشل گورنر ہوتا تھا. اور پروونشل گورنر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسنلی خود اپوائنٹ کرتے تھے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر صوبے کو آپ نے فردر ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا. ٹوٹل جو ڈسٹرکٹس کا نمبر بتایا جاتا ہے، دیور مور دین 100 ڈسٹرکٹس. یعنی جو صوبے تھے ان صوبوں میں 100 سے زیادہ ڈسٹرکٹ تھی.
Can you tell me how many provinces were there in the caliphate of Hazrat उमर रज़ी अल्लाह अन्हु? आपके खिलाफ ख्याल में कितने प्रोमिसेस थे हजरत उमर की खिलाफत के दौर में? जी, एनी आइडिया कि कितने प्रोमिसेस हो सकते हैं? अजीज आप बताइए कि कितने प्रोमिसेस थे हजरत उमर के टाइम पे? एक्चुअली देवर 12 प्रोविंसेस, 12 प्रोविंसेस थे आपके दौर में, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज थी। तो हर प्रोविंस को आपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। तो 12 प्रोविंसेस थे और 100 से ज्यादा आपके खिलाफत में डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने एक अमीर तैनात किया। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे, डिस्ट्रिक्ट के जो अमीर होते थे, उनको हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी अपॉइंट करते थे, और कभी कभी जो है वो सूबाई गवर्नर को वो इख्तियार देते थे कि दे में चूज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। तो 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, जो कि प्रोविंशियल गवर्नर के बाद सेकंड इन कमांड होते थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसमें सेकंड इन अथॉरिटी होते थे। तो उनमें कुछ को हजरत उमर से तो खुद अपॉइंट करते थे, और कुछ को जो है वो सूबाई गवर्नर। तो फिर हम ये देखते हैं कि हर सूबे के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी होता था, जिसको कातिब कहते थे। ठीक है। और एक मिलिट्री सेक्रेटरी होता था जिसका नाम था कातिबुद दीवान। एक रेवेन्यू कंट्रोलर होता था सूबे के अंदर, इसका नाम साहिबुल खराज था। एक पुलिस ऑफिसर होता था हर सूबे का, जिसका नाम साहिबुल अहदास था। एक ट्रेजरी ऑफिसर था जिसका नाम साहिब बैतुल माल होता था। और काजी या चीफ जज होता था। तो ये जितने भी यहाँ पे हमें ऑफिसेस नजर आ रहे हैं, ये हर सूबे के अंदर भी होते थे, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये ऑफिसेस होते थे। तो फिर हम ये देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेपरेट मिलिट्री ऑफिसर्स भी हमें नजर आते हैं। ठीक है, जिनको मोस्टली गवर्नर्स अपॉइंट करते थे। सो इन दैट वे वी सी दैट हजरत उमर रजी ताला अन्हु ही मेड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, और हर गवर्नर के अंडर में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, और हर प्रोविंस में ये सारे ऑफिसर्स होते थे। सो इन दैट वे इट वाज अ वेरी बिग नेटवर्क, वेरी ह्यूज नेटवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हजरत उमर रजी ताला अन्हु खुद लीड करते थे। और ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है, यू मे सी दैट देयर वर थाउजेंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। उन सबको राइटिंग फॉर्म में उनको रिकॉर्ड किया जाता था, रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, और उनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखा जाता था। और हर अपॉइंटमेंट को मस्जिद में, उस इलाके की जामे मस्जिद में लोगों के सामने अनाउंस किया जाता था। तो इज इट क्लियर कि किस तरह इतने सारे ऑफिसेस थे, और किस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, ये आपको क्लियर हो गया? एनी एम्बिग्विटी, एनी डाउट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये क्लियर है आपको? आगे चले? जी क्लियर है, आगे चले? जी सलाम। यस सर। चले, चले, ये तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। आगे चलते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जो थी, उनके हवाले से एक बड़ा मशहूर उनका डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा था कि आप हर जो भी अपॉइंटमेंट होती थी, उस पे डॉक्यूमेंट देते, उसमें था कि रिमेंबर आई हैव नॉट अपॉइंटेड यू एज अ कमांडर ऑफ द पीपल, आई हैव सेट यू एज लीडर्स instead, so that people may follow your example. Give the Muslims their rights and do not beat them lest they become abused. ठीक है। तो आपने उनको हिदायत की कि हम मैंने तुम्हें लीडर बना के भेजा है, अपने एग्जाम्पल से लोगों को लीड करो और उनको इस्लाम की तरफ लेके आओ। किसी भी जुल्म ज्यादती या जबर नहीं करना। डोंट प्रेज देम अनड्यूली lest they may fall into the error of conceit. लोगों को बहुत ज्यादा तारीफ भी नहीं करना, लोगों को उनकी
हिसाब से डील करना है. डू नॉट कीप योर डोर्स शट इन देयर फेसेस लेस द मोर पावर फॉर देम ईट अप द वीक्स वन. यानी एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना है, और किसी को नजरअंदाज नहीं करना. ये डॉक्यूमेंट था जो कि आप हर गवर्नर से या हर गवर्नमेंट ऑफिसर से साइन करवाते थे. और फिर आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था कि आप तमाम गवर्नर्स को आप उनको ऑब्जर्व करते थे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करवाते थे, और इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई भी शख्स जो है वो इस्लाम के खिलाफ न जाए और लोगों के साथ जुल्म ज्यादती न करे. अच्छा, इसके अलावा भी देखते हैं कि हर शख्स को, हर ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती थी, और करप्शन के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए हर एक का रिकॉर्ड रखा जाता था, अकाउंटेबिलिटी रखी जाती थी. सैलरीज में हम ये देखते हैं कि जो एनुअल सैलरी थी दैट वाज 5 to 7 thousand दिरहम्स एनुअली. यानी जो गवर्नर्स थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स, उनकी जो सैलरी थी दैट वाज अराउंड 5 to 7 thousand दिरहम्स, जो कि काफी बेहतर अमाउंट था. यानी उसमें उनकी अच्छी गुजर बसर हो सकती थी. आगे हम प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो अरेबिया को दो प्रोविंसेस में तकसीम किया था आपने. एक मक्का और दूसरा था मदीना. ये दोनों प्रोविंसेस थे. अच्छा, फिर इराक में दो प्रोविंसेस आपने बनाए, बसरा और कूफा. ये दो प्रोविंसेस हो गए. अच्छा, इसी तरह जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस के दरमियान का इलाका है मेसोपोटामिया, उसको आपने एक प्रोविंस बनाया. और जजीरा उसके आगे का एक इलाका है, उसको आपने प्रोविंस प्रोविंस बनाया. सीरिया वाज आल्सो अ प्रोविंस. ठीक है. इसी तरह पैलेस्टाइन, इसमें आपने पैलेस्टाइन के इलाके में दो प्रोविंसेस बनाए. एक का नाम जो था वो इलिया था, और एक का नाम रमला था. तो ये आपके प्रोविंसेस थे. अच्छा, इजिप्ट को आपने दो हिस्सों में तकसीम करके लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट, ठीक है, ये दो प्रोविंसेस बनाए. और पर्शिया में आपने खुरासान एक प्रोविंस बनाया. आजरबाईजान, ये भी आपकी एम्पायर का एक इलाका था. ये प्रोविंस तो नहीं था, बट इट वाज लाइक अ टेरिटरी. फर्स्ट एक प्रोविंस था. तो इस तरह अराउंड 12 to 13 प्रोविंसेस दे वर द मेजर प्रोविंसेस. और इसके अलावा आर्मीनिया और आजरबाईजान, दे वर आल्सो द टेरिटरीज गवर्न बाय द खिलाफा. तो आपको अंदाजा हो गया कि किस तरह डिफरेंट प्रोविंसेस दे वर डिवाइडेड. तो ये प्रोविंसेस थे तकरीबन 12 या 13 प्रोविंसेस थे. और इन प्रोविंसेस को मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. आगे चलते हैं. अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी दैट वाज मच इंपॉर्टेंट फिनोमिना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. तो आपने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाया, जिसका काम ये था कि कोई भी कंप्लेन हो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको फाइंड आउट करना कि वेदर द कंप्लेन इज जस्टिफाइड और नॉट. और इस डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो मोहम्मद बिन मसलिमा थे. तो मोहम्मद बिन मसलिमा बड़े मशहूर सहाबी हैं. जहाँ किसी इलाके में कोई इशू होता तो ये अपने लोगों के साथ वहां जाते, वहां जाके लोगों से बातचीत करते, वहां जाके इन्वेस्टिगेट करते. और इनके एक बहुत खौफ था, दहशत थी लोगों में, कि अगर किसी इलाके में मोहम्मद बिन मस्लिमा चले जाते तो वहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परेशान हो जाती कि मे बी दिस अ कंप्लेन या कोई इशू हो गया है. तो मोहम्मद बिन मस्लिमा का जो डिपार्टमेंट था दैट वाज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आंसरेबल थे. और इनका काम ये था कि कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करके उनको जज किया जाए, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिपोर्ट किया जाए. तो आप इन्वेस्टिगेट करते कि चार्ज इज करेक्ट और नॉट. तो उसमें अगर कोई चार्ज ठीक होता, करेक्ट होता, तो उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला फरमाते थे. अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंटेलिजेंस सर्विस भी थी. स्पेशल सर्विस थी, जिसके जरिए से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, न्यूज़ इकट्ठी करते थे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ वॉर्स हो रही थी उस इलाके की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती थी, और आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे होते थे. हम देखेंगे आगे कि ड्यूरिंग द बैटल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द बैटल ऑफ कादसिया. हालांकि कादसिया जो है वहां से, मदीना से कई हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था.
बैटल ग्राउंड का मैप इवन बना के भेजा गया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, और एक एक इन्फॉर्मेशन हजरत उमर से शेयर की जाती थी, और वो वहां से मदीना से बैठ के वॉर प्लान को कंट्रोल कर रहे थे। तो सी हाउ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही वाज वेल कनेक्टेड विद हिज आर्मीज। हालांकि वो वहां से 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर आर्मीज होती थी, तो वो उससे भी वेल कनेक्टेड होते थे। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिसके पायनियर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पब्लिक मिनिस्ट्री सिस्टम, जिसमें ऑफिशियल्स का, सोल्जर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये ऐसा सिस्टम है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले हमें ये सिस्टम नजर नहीं आता। फिर हम ये देखते हैं कि जो गवर्नर्स और हेड ऑफ द स्टेट्स के जो मैसेजेस हैं, जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती थी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। उसको भी रिकॉर्ड ऑफिस में, रिकॉर्ड रूम में एक स्पेसिफिक उनका डिपार्टमेंट था, उसमें उसको भी सेव रखा जाता था। इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स, ये हमें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह के टाइम पे नजर नहीं आता, ये डिपार्टमेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट। हजरत अबू बकर के टाइम पे मिलिट्री जो थी वही सिविल अफेयर्स को देखती थी, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, जिसका काम ये था कि, जी बोले, आप कुछ कह रहे हैं? जी अरीब, आप कुछ कह रहे हैं? तो ये नो जो सर। डिपार्टमेंट है, ये सारे, चले, ये सारे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराए। इससे पहले ये डिपार्टमेंट नजर नहीं आते। अच्छा, इससे पहले सर हमने बात की थी कि ट्रेड करना या किसी भी तरह का बिजनेस करना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए अलाउ नहीं था, क्योंकि इस तरह अपनी पावर को मिसयूज किया जा सकता है, बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। तो इन चीजों को आपने मना किया। इसी तरह हम ये देखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिनका नाम हारिस बिन काब था, तो आपको पता चला कि उस उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है, जो कि उनकी सैलरी से ज्यादा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी वेल्थ की इंक्वायरी की। तो हजरत हारिस ने कहा कि ही हैड सम मनी एंड ही एंगेज इन ट्रेड विद इट। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको बहुत सख्ती से पेश आया और कहा कि मैंने तुम्हें वहाँ ट्रेड करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तुम्हें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के लिए भेजा था। तो इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि अल हारिस बिन काब जो है, उन्होंने ट्रेड किया अपने अपने टाइम बाद, आपने इसमें पाबंदी लगा दी। तो हैव गॉट द आइडिया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हाउ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज वर्किंग, या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? एनी क्वेश्चन लाइक दैट? यहाँ तक कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चला इसके बाद यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपकी रिफॉर्म्स क्या थी, आपने किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया, और किस तरह आपने खिलाफत को एक्सपेंड किया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपकी एक्सपेंशन पे बात करेंगे, बैटल्स पे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, आप उनको भी देखिएगा, और ये डॉक्यूमेंट भी आपको मैं शेयर करूंगा। इसको आप पढ़ के, ये तो काफी लंबा डॉक्यूमेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ के आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और हाईलाइटेड एरियाज को आप फिर जो अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, एंड आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।